Good morning, students. Students, today we are going to start our geography chapter 1, our resources. Okay. तो before starting this chapter, इस chapter को शुरू करने से पहले हम एक warm up exercise करते हैं. तो warm up exercise कुछ इस तरीके से है. Look around and list 10 things from your immediate environment. What do you use them for? Write in the given table. अब आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास से कोई 10 थिंग्स के नाम लिखने हैं और उनकी यूजेस भी लिखने हैं. ये आपके एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इसमें you have to write the 10 things and its uses also. So this activity could be done, जैसे for an example, what is in front of you? You are having a mobile. So over here you can write mobile and its uses for communication. आपके सामने और क्या है? You can be having table. Yeah, टेबल किस लिए होता है? फॉर स्टडिंग, फॉर हैविंग फूड, ठीक है, फॉर कीपिंग थिंग्स. आप उस पर सामान रख सकते हैं. सिमिलरली चेयर होगी आपके पास, तो आपके जो भी चीजें हैं, दैट थिंग यू कैन राइट हियर, और उसका क्या क्या इस्तेमाल आप करते हो. दैट इन दैट मैनर आपको ये भी पता लगेगा कि किस चीज की कितनी यूटिलिटी है. यूटिलिटी इन द सेंस कितनी जरूरत है. So those 10 things you can put it here. Okay. Now in this chapter, okay, what we will learn in this chapter, our resources. First thing which we will learn in this chapter is explain the meaning of resource. Resource किसको कहते हैं? First thing तो we will learn that. What is resource? Understand the value and utility of resource. हमें value पता लगे कि रिसोर्स की क्या वैल्यू, यूटिलिटी, उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है. आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स. कितने तरीके के रिसोर्सेज है उसको हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लियर? अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज है उनके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कहीं पर, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल ऑयल है. ऑयल ज्यादातर सारा ऑयल जो है गल्फ कंट्रीज में, कुवैत, इन सब में मिलता है. इंडिया, अमेरिका, इन सब के पास ऑयल इतना नहीं है. तो अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है? कहीं पर कोई रिसोर्स ज्यादा, कहीं पर, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई जगह है जहाँ पर आयरन मिलता है ज्यादा, कहीं पर कॉपर मिलता है ज्यादा. तो ये अनइक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? डिस्क्राइब द वेरियस वे टू कंजर्व रिसोर्स. आप रिसोर्स को किस तरीके से कंजर्व मतलब बचा सकते हैं. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हो? डेवलपमेंट जिसमें डेवलपमेंट इस तरीके की होगी जिसमें रिसोर्सेज भी यूज हो और आप भी उसको यूज, आप उसको प्रॉपरली यूज करो, आप उसको सस्टेनेबली यूज कर सकते. Means using the resource for the right things. Resource meaning and overview. Nature has gifted us with many things that we need to survive. These can be termed as gift of nature. Nature ने हमें बहुत सारी चीजें दी है. क्लियर? अब इन सबको हम क्या कह सकते हैं? गिफ्ट ऑफ नेचर. जितनी भी चीजें हैं हमारे पास जिससे हम जीवित है, वो सारा हमें प्रकृति ने ही तो दिया है. जैसे फॉर एन एग्जांपल सन हो गया. सन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि सन जो है, सन से ही सारी दुनिया चल रही है, सन से ही सारी एनर्जी बन रही है. सन होगा तो पेड़ पौधे अपना खाना बनाएंगे, और जब वो पेड़ पौधे अपना खाना और भोजन फ्रूट तैयार करेंगे तो वो हम खा के उसको जिंदा रह सकते हैं. पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने के लिए और अपने आप को ग्रो करने के लिए सन की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे को जो भी कुछ मिले हैं वो सारे क्या है? दोज आर गिफ्ट ऑफ नेचर. सन हो गया, एयर हो गया, एयर हमारे को जरूरी है टू ब्रीथ. उसके साथ साथ हमें वाटर की जरूरत है. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. हमें वाटर की जरूरत है. क्लियर? और ये सारी चीजें क्या? दीज ऑल आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर. दीज में इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या चीजें भगवान ने दी है हमारे को, या क्या क्या हमारे को नेचर ने, प्रकृति से हमारे को मिला है, उसमें क्या है? रॉक्स है, वुड, लकड़ी है, पेट्रोलियम,
एंड अदर फॉसिल फ्यूल। पेट्रोल, आपको पेट्रोल और ये जितना भी क्रूड ऑयल है ये सारा कहाँ से निकलता है? ये जमीन के अंदर से ही तो निकलता है। सो दीज आर ऑल डिकम्पोज्ड फॉसिल फ्यूल्स, जो बाद में पेट्रोलियम, कोल और इन सब के फॉर्म में हमारे को मिलते हैं। तो दीज आर ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर ओनली। soil, air, water, sunlight, plants, animals, these all are gifts of nature. Few things we derive from these gifts of nature includes desks, blackboard, pen, books, paper, cloth. और इससे हमारे को क्या क्या मिलता है? डेस्क, डेस्क आपका लकड़ी का जो बना होता है वो किससे मिलता है आपको? वो आपको गिफ्ट ऑफ नेचर से ही मिलता है। ब्लैक बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड्स किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। तो वो कहाँ से मिलती है लकड़ी हमारे को? नेचर से। Pen, books, paper, and clothes. Means each and everything we used to get it from nature. Okay. Resources are elements of the environment that human being needs for their direct and indirect use. It must be noted that resources are always useful to us. Okay, जितने भी resources हमारे को मिले हैं, उनसे क्या है कि either they are for direct use. Okay, clear? नहीं तो else they are for indirect use. फॉर एन एग्जाम्पल, रिसोर्सेज जैसे सपोज हमारे को काव मिली है, ठीक है ना? काव जो है, काव डायरेक्टली तो हम यूज नहीं करते, हम इनडायरेक्टली कैसे यूज करते हैं? उसके मिल्क यूज करते हैं। तो हम ज्यादातर रिसोर्सेज या तो डायरेक्टली यूज करेंगे या फिर इनडायरेक्टली यूज करेंगे। इट मस्ट बी नोटेड दैट रिसोर्सेज आर ऑलवेज यूजफुल टू अस। और ये हमेशा आप नोट करेंगे, रिसोर्सेज जो है क्या है, हमेशा यूजफुल है। किसके लिए? हमारे लिए। They satisfy our needs and provide us comfort. Sometimes resources are also so important that human life may not be possible without it. और कभी कभार resources इतनी ज़्यादा important होती है कि उसके बिना human की life possible ही नहीं हो पाती। Air, air is very important for our living. Water, water is very important for our living. ये सारी चीजें क्या है? These are the gift of nature. ये सारा जो भी कुछ हमारे को मिला है, ये सारा हमारे को किसने दिया? नेचर ने दिया हमारे। Okay, clear? So these are the things. Okay, ये over here word buddy has been given. तो word buddy में क्या है? जितने भी words हैं whose meaning you want to know or who are bit complicated in that. Fossil fuels क्या होते हैं? जितने भी dead plants और animal अर्थ के नीचे जब चले जाते हैं और उनके ऊपर से हीट पड़ती है और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है अर्थ का, और कई हजारों साल तक वो नीचे ही रहते हैं, तो अपने आप को किस पे कन्वर्ट कर लेते हैं? फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या कन्वर्ट हो जाता है? कोल बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है, क्रूड ऑयल बन जाता है, मिनरल्स में वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सारे क्या है? दीज आर ऑल नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म दैट आर फॉसिल फ्यूल। तो जितना भी हमारे को ज्यादातर जो एनर्जी के सोर्स, जितना भी ईंधन मिल रहा है, वो सारा हमारे को कहाँ से मिल रहा है? फॉसिल फ्यूल से मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें, कोल, these all are what? These all are fossil fuels. वैल्यू तो आपको पता है, वैल्यू मतलब वर्थ। यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स कि जिस चीज को किसी को किस चीज में कोई भी चीज है उसको किस तरीके से किसी इस्तेमाल में लाना, उसका यूटिलिटी में लाना, तो दैट इज नोन एज यूटिलिटी। ओके, now value and utility of resources. We use various resources for different purpose and that determines their value and utility. जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो इसी की वजह से उसकी वैल्यू अलग होती है और यूटिलिटी अलग होती है। फॉर एन एग्जांपल, जो गाड़ी है हमारे पास, वो हम किस लिए यूज करते हैं? ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं। पेंसिल हम किस लिए यूज करते हैं? लिखने के लिए यूज करते हैं। तो क्या, these all things are used for different utility. The uses of resources that we derive from nature such as sunlight, water, air, plants and animal determine their utility. This adds to the worth of these resources. अब जितने भी रिसोर्सेज हमारे को मिलती है नेचर से, कि जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, ये सारी चीजें क्या है? ये हमारी यूटिलिटी में हमारे को मदद करती है, इनका कोई ना कोई इस्तेमाल होता है हमारी लाइफ में। दिस एड्स वर्थ टू दीज रिसोर्सेज। ये इस रिसोर्सेज में वर्थ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें,
एनिमल में काऊ होगी, क्लियर, काऊ होगी, बफेलो होगी, ये किस काम में, इनकी क्या यूटिलिटी है, दे गिव्स अस मिल्क, तो हमारे को मिल्क देती है। प्लांट्स जो है, प्लांट्स आपको पता है जो हम फार्मिंग करते हैं, वो प्लांट्स हमारे को किस तरीके से हेल्प करते हैं, दे हेल्प अस इन गिविंग फूड। एयर तो आपको पता है उसकी कितनी ज्यादा यूटिलिटी है, अगर एयर 15-20 सेकंड भी ना मिले तो हमें हमारा दम घुटने लग जाता है, so that's why air is very important for us. Water is one of the major component of our body. 70 to 75% of human body is made up of water. तो water कितना important है हमारे लिए? Clear? Sunlight is equally important. Why sunlight is important? Sunlight is important because sunlight gives us विटामिन डी जो है हमारे को जो नेचुरल फॉर्म में मिलता है, दैट वी कैन गेट ओनली एंड ओनली फ्रॉम सनलाइट। सो इन दैट वे दीज ऑल, ये जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से जस्ट स्टे इन टच विद द नेचर, प्रकृति से जुड़ के जियो। ओके, now we're going to proceed. While life on Earth cannot be sustained without the availability of certain resources, other resources may not be as important. For example, all living things need fresh water to survive, hence it is precious resource. However, Earth has seawater in abundance, which is saline and cannot be used directly for drinking. Okay, clear. Now, what they are telling that कि हमारे को कुछ रिसोर्सेज जो है वो बहुत अबंडेंस में मिली। अबंडेंस में जो रिसोर्सेज मिली है उसमें से क्या है, उसमें आप एक चीज देखोगे, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ का जो सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो किससे कवर है, वाटर से कवर है। वाटर सबसे ज्यादा जो है वाटर है, पर जो सबसे ज्यादा जितना भी सोर्स है वाटर का, वो पता है आपको वो कैसा है, वो सी के फॉर्म में है, समंदर का जो पानी होता है उस तरीके से। एंड जो सी वाटर है वो क्या है, वो दैट इज सॉल्टी, सैलाइन, खारा पानी है, तो वो किसी काम में आ नहीं सकता। और एक्चुअली अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 97% ऑफ टोटल रिसोर्स, टोटल अगर आप 100% मानो तो 97% पानी जो है वो सी वाटर है, जो किसी यूज में नहीं आ सकता। और वेयर एज अगर इसी को देखा जाए तो वो तो यूज में आएगा नहीं। क्लियर? उसके अलावा जो है, जो पानी बच जाता है हमारे पास, वो सिर्फ 3% बच जाता है। ओके, 97% जो है दैट इज सी वाटर, तो 3% जो है वो यूजेबल वाटर हमारे पास रह जाता है। क्लियर? सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर बीइंग यूज्ड। सो अबंडेंस में, पानी तो अबंडेंस में है, बट इट इज ऑफ नो यूज, सो इट कांट बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग। इवन डायरेक्टली ड्रिंकिंग में भी यूज नहीं होता। अगर उसको एक्सट्रैक्ट, उसको ठीक करने की कोशिश भी करी जाए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस आता है उस चीज का, तो वो फीजिबिलिटी उसकी भी कम है। ओके, metals such as iron, gold, silver are the resources that are important part of our life. Iron is used to make steel, which is turned in use to construct houses, bridges, manufacture vehicles, locomotive, airplanes and gadgets. जो आयरन, गोल्ड और सिल्वर रिसोर्सेज है, ये हमारी लाइफ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? आयरन किस लिए काम में आते हैं? स्टील, जितना भी स्टील बनता है, इवन जिसमें आप खाना बनाते हैं, पकाते हैं, या फिर आप खाना खाते भी होंगे तो जनरली स्टील की प्लेट होती है। ओके, तो अब स्टील सिर्फ इसी काम में नहीं आता, वो और भी बहुत से कामों में आता है, जैसे लोकोमोटिव, एयरप्लेन, गैजेट्स, इन सब में स्टील का यूज होता है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो आयरन इन नेचर? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आयरन होता ही नहीं तो क्या होता? कोई बिल्डिंग नहीं होती, कोई घर नहीं बना सकता अपना मजबूत, बिना आयरन के तो बन नहीं सकता। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज यू नीड आयरन। तो मतलब कैसी लाइफ होती है, आप खुद सोच सकते हो कि किस तरीके से चीजें कोऑर्डिनेट हो रही होती है अगर आयरन नहीं होता। ओके, on the other hand, gold, silver are precious metal which may be important but are not essential.
अब गोल्ड और सिल्वर जो है वो है बहुत इम्पोर्टेंट मेटल, ठीक है। गोल्ड सिल्वर आर इम्पोर्टेंट एंड वेरी प्रीशियस ऑल्सो, महंगे भी हैं। सो ये इतना एसेंशियलिटी में आते नहीं क्योंकि इनका कोई सामान नहीं बनता, ओनली दे आर बीइंग यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स और ये सब तैयार करने के लिए इनका यूज होता है। रेस्ट इट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन एनी अदर मैनर। Thus, any material from nature can become a resource when human being find it to be helpful and attach some value to it. तो ये जो इतनी भी चीजें हैं ये तभी यूजफुल होती है जब ह्यूमन बीइंग उसमें कोई वैल्यू अटैच करता है। Here we may cite the examples of waterfall, if not only has the aesthetic value because it looks beautiful, but also okay. ओके इट इज नॉट एनी। अब यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है वो दिया है वाटरफॉल का, कि वाटरफॉल इस तरीके से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल सिर्फ सुंदरता के दृष्टिकोण से नहीं है, ठीक है ना, इट ऑल्सो हैज एस्थेटिक। यहाँ पे वाटरफॉल होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, और जब टूरिज्म बढ़ता है तो इकोनॉमिकल कंडीशन उस जगह की डेवलप होती है, तो इन दैट मैनर ऑल्सो द वाटरफॉल इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो वाटरफॉल, क्योंकि आपने देखा जहाँ पे भी वाटरफॉल्स होती हैं वहाँ पे लोग हमेशा वाटरफॉल्स को देखने आते हैं, जैसे कैंपटी फॉल होगी, जुगनी वाटरफॉल होगी, तो यहाँ जहाँ भी कहीं पर है, जॉय वाटरफॉल है साउथ इंडिया में, तो these waterfalls also makes that place economically vibrant। वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, लोग आते जाते हैं, सुंदरता तो बढ़ती है उस जगह की। ओके, एंड मोर ओवर, और इससे इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन चीजों में वो ये भी है कि वो हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि जो मूविंग वाटर होता है उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है पानी से, मतलब चलते पानी से जो बिजली बनाई जाती है, दैट इज नोन एज हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी। उसमें टर्बाइंस होती हैं, टर्बाइंस एक पंखे की तरह होती है, उनको इस तरीके से रखा जाता है कि रनिंग वाटर जाकर उस पर हिट करे, और जैसे ही रनिंग वाटर उन पर हिट करता है टर्बाइंस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे टर्बाइन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो पीछे जो है एक बड़ा डायनेमो होता है, उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो मूविंग वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो सिमिलरली द वाटरफॉल्स विच वी आर हैविंग, जो वाटरफॉल्स है हमारे पास, तो उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। तो मीन्स कितने ज्यादा फायदे हो गए इसके। फर्स्ट इज दैट सुंदरता, ब्यूटिफिकेशन ऑफ दैट एरिया, tourism बढ़ा उस एरिया में, थर्ड थिंग इज दैट the power of flowing water is used for making electricity for charging a dynamo, so that would be done। So these okay, next are resource and increased dependency on technology। Okay, clear। So in this, the need of humans have evolved over the years depending upon the type of society, region and timeline। With the development in the field of science and technology, our material needs have changed and become meaningful। समय के साथ साथ क्या हो रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं। अब चेंजेस किस तरीके से आ रहे हैं कि आदमी की यूटिलिटी, सोसाइटी, रीजन, टाइमलाइंस इन सब के साथ चेंज हो रही है। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे मटेरियल नीड्स अलग हो गए। आज से कई साल पहले की बात थी कि जब एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होता था। आप कॉल करते थे, कोई फोन पिक करता था, आपस में बातचीत करते थे, जवाब दे देते थे, ठीक है ना। टाइम आया, लोगों ने पेजर यूज करे, पेजर में आपको मैसेज आता था कि किस कौन सा मोबाइल नंबर या कौन सा फोन नंबर आपको कांटेक्ट करना चाहता है, फिर आप कॉल बैक करते थे कहीं से। उसके बाद फिर मोबाइल आए, एक टाइम ऐसा था जब बटन मोबाइल्स का बहुत ज़्यादा यूज हो, और आज के टाइम पे टच मोबाइल यूसेज में ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टच मोबाइल यूज करते हैं। बिना मोबाइल के आप लाइफ खुद अटेन कर सकते हो कि आप किस तरीके से लाइफ करोगे। तो मतलब टाइम के साथ साथ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ जो ह्यूमंस हैं उनके लाइफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। ओके, सो दिस चेंज वी आर सीइंग इन द सोसाइटी।
At this point, consider the increasing use of paper since it was invented to print books. Today, paper is used for printing books, newspaper, magazine, printing money, writing, decorating and packaging. आपको ये चीज भी देखनी है कि पेपर जो है आजकल किससे यूज हो रहा है। पेपर प्रिंटिंग बुक के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन्स के लिए, इवन जितनी भी करेंसी है हमारी, जो भी पैसा है वो किस पे होता है तैयार, पेपर पे तैयार होता है। नोट बनते हैं, नोट जो है पेपर से ही बनते हैं। राइटिंग, डेकोरेटिंग एंड पैकेजिंग, साथ साथ लिखने के काम भी आ रहा है। वो डेकोरेटिंग, आपने किसी को अगर गिफ्ट रैप पैक करना है तो आजकल पेजेस के भी गिफ्ट रैप है। Increased and complex human needs, high dependency on technology. This also increased the need to tap more. This also increased to okay. ओके अब टाइम के साथ साथ क्या है, हमारा जो यूसेज है नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। क्लियर? इन द प्रोसेस वी एंड अप प्रोक्योरिंग थिंग्स नॉट ओनली फ्रॉम आवर इमीडिएट एनवायरनमेंट बट आल्सो फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन अदर पार्ट। अब इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है आजकल हर एक चीज की कि अब जो हम रिसोर्सेज सिर्फ अपने यहाँ से ही नहीं, उसके साथ साथ आसपास की भी जितनी जगह है वहां से भी प्रोक्योरमेंट की हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां से भी किसी तरीके से स्टील आ जाए। जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितने होते हैं कंट्रीज के बीच में, उसी तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ बिग इंपोर्टर ऑफ स्टील। इंडिया स्टील इंपोर्ट करती है बाहर के देशों, और जब वो स्टील बाहर जाता है तो उसी उसी स्टील से क्या इक्विपमेंट तैयार करती है बाकी कंट्री, और फिर वापस जो है अलग अलग देशों में उनको सेल करती है। So these all changes are coming across. The use of resources therefore depends upon these factors. हम जो भी resources use करते हैं हम वो किस तरीके से करते हैं और उनके लिए क्या क्या चीजें, क्या factors हैं जिसके हिसाब से हम उन्हें use करते हैं। The need of people of a region, जिस region में लोग रहते हैं उनकी need क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से resources use करते हैं। Their knowledge of resources available and their value, उस रिसोर्सेज की उन्हें नॉलेज क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे अपनी डेली लाइफ। टेक्नोलॉजी प्रोसेस बाय देम, अब टेक्नोलॉजिकली अगर टेक्नोलॉजिकली आप अपने आप को देखें कि आप किस स्टेज पर है, तभी आप उस रिसोर्स को यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल सिलिकॉन वैली है, तो वहाँ पर जितना भी काम होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होता है, और साथ साथ में जो है वहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी जो बनते हैं वो बहुत हाई लेवल के बनते हैं। सिमिलरली चाइना ने भी बहुत से मदरबोर्ड और चिप्स बनाने शुरू करे। तो आपके पास क्या वो टेक्नोलॉजी है उस रिसोर्स को यूज करने के लिए। क्लियर? सो दैट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। ये रिसोर्सेज तो है आपके पास। जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया जो है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर। ओके, अब स्टील तो बहुत बन जाते हैं इंडिया में, बट फैक्ट्रीज जो है जो उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट उस स्टील का बनाना है उसके लिए इंडिया को थॉट देना पड़ता है। उनकी इतनी फैक्ट्रीज नहीं है, तो दैट्स व्हाई उसको अपना मेजर पार्ट जो है वो बाहर भेजना पड़ता है स्टील का, उसे सेल करना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्रीज होनी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। द वास्ट ओके नाउ द वास्ट मिनरल डिपॉजिट्स, अब जितने भी मिनरल डिपॉजिट्स है हमारे जो है मिनरल डिपॉजिट्स आपको पता है। ओके, मिनरल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द मिनरल डिपॉजिट्स? मिनरल डिपॉजिट जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो हमारे को अर्थ से मिलते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये जो है फॉसिल फ्यूल का जो है ये किस तरीके से बताया जा रहा है, वो इस तरीके से बताया जा रहा है कि पहले प्लांट्स और एनिमल्स थे इस अर्थ में, फिर कोई चीज ऐसी हुई, या तो अर्थक्वेक आया या कुछ हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सारी जो अर्थ है वो, उसमें क्या हुआ कि उसमें ये जितने भी प्लांट्स और एनिमल थे वो डेड हुए, या तो अपनी लाइफ के हिसाब से कि जब वो
एक्सपायर हो गए, या फिर जनरली कोई अर्थक्वेक या कोई डिग्रेडेशन हुआ, या फिर कभी पहाड़ का कोई हिस्सा टूट गया तो उसके नीचे आ गए, और वो फिर मिट्टी के नीचे ही काफी टाइम तक दबे रहे, और दबे रहते 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 उसके ऊपर मिट्टी आती गई, प्रेशर बनता गया, सन की थोड़ी थोड़ी हीट भी मिलती गई, तो अंदर ही अंदर डिकम्पोज होकर अपने आप को उन्होंने किस फॉर्म में चेंज कर लिया, अपने आप को फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में चेंज कर लिया। क्लियर? अब जब फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में उन्होंने चेंज कर लिया तो वो क्या, वो हमारे लिए रिसोर्सेज बन गए। तो जितनी भी रिसोर्सेज हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं, वो सारे हमारे को किस क्या है, वो एक फॉर्म ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ही है। बट वो जो डेड प्लांट और एनिमल है वो कहाँ का है, वो आज का नहीं है, वो कई कई हजार साल पहले के दबे हुए हैं। So the importance of resources also change with the time. In India, forests are the source of timber and firewood. जो टाइम के साथ साथ रिसोर्स की इम्पोर्टेंस भी चेंज होती है। अब इंडिया में जो फॉरेस्ट है उनका यूज किस लिए आता है, जनरली वो हमारे को क्या देते हैं, हमारे को फायर देते हैं, फायर के लिए लकड़ी देते हैं, और साथ साथ में टिम्बर वुड, जो लकड़ी है वो हमारे फर्नीचर और हमारे बाकी चीजों में फॉरेस्ट में काम में आती है। तो ये जितनी भी हमारे को लकड़ी मिलती है फॉरेस्ट से, हम उसको इस तरीके से यूज में लाते हैं। बट विद डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, many of these forests have been converted into national parks in order to conserve the flora and fauna. बट अब फॉरेस्ट आप देख ही रहे हो धीरे 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 कैसे खत्म होते जा रहे हैं, तो ज्यादातर फॉरेस्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोरा एंड फौना में। This has also contributed towards the development of the tourism sector, which act as an source of revenue for the government. अब इन चीजों के साथ साथ क्या हुआ कि ये कंट्रीब्यूशन करना लग गया किस चीज के लिए, टूरिज्म सेक्टर के लिए, ठीक है, विच एक्ट एज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आने लगा। अब जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन पार्क्स बनाए हुए हैं, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क है, गिरी है, पेरियार पार्क है साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, टिकट्स लेते हैं, विजिट करते हैं, एनिमल सफारी पे जाते हैं, आसपास जितने भी होटल्स हैं उनकी इकोनॉमी डेवलप होती है। क्लियर? तो ये क्या है, ये उस एरिया को डेवलपमेंट में भी ये काम करता है जब नेशनल पार्क बनते हैं और डेवलप होते हैं। क्लियर? The term resource therefore does not refer to a thing or substance, but it refers to the function to satisfy human needs at a particular point of time. Resources जो है सिर्फ एक चीज ही नहीं है कि आप एक सामान सोच लो कि सामान एक रिसोर्स है। रिसोर्स जो है वो हर एक चीज जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। मतलब जिससे ह्यूमन की नीड सेटिस्फाई होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिसोर्स। So students, today we are going to take our class till here only, and from next class we may continue further. Till then, take care.